नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज 7 मई से शुरू हुए संघर्ष के बाद अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आखिरकार शांति कायम होती नजर आ रही है। बीती रात देश के किसी भी कोने से किसी भी हमले की कोई खबर सामने नहीं आई है। सीजफायर के बाद दोनों देशों में एक बार फिर बातचीत शुरू हो रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डीजीएमओ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। पहले ये बातचीत 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन अब शाम में होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बन रही बात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में 51 जगहों पर हमले की ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है बलूचिस्तान। लंबे चले टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका ने चीन के साथ किया व्यापार समझौता। ट्रेड डेफिसिट कम करने पर डील फाइनल। यूक्रेन ने रूस का प्रस्ताव किया मंजूर। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बोले, पुतिन से सीधी बातचीत के लिए तैयार, तुर्की में करेंगे इंतजार। और चलते चलते में देखेंगे क्या है ब्लू आइज का राज। एक इंडोनेशियाई जनजाति में पैदा होते हैं सिर्फ नीली आंखों वाले बच्चे। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। श्रीलंका में भीषण दुर्घटना, बस खाई में गिरी, 21 की मौत और 35 से ज्यादा घायल। श्रीलंका पुलिस ने दी जानकारी। अमेरिका में 24 घंटे के अंदर होने जा रहा ऐतिहासिक फैसला। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद किया ऐलान, 30 से 80% तक कम हो सकती है दवाओं की कीमतें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे से पहले हमास का बड़ा फैसला। आखिरी जिंदा बचे अमेरिकी बंदी अलेक्जेंडर को करेगा रिहा। गजा में तनाव कम होने की उम्मीद। यूनुस सरकार के बैन को मानने से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का इनकार। अपनी गतिविधियां जारी रखने का किया ऐलान। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 10 मई को शाम 5 बजे से संघर्ष विराम शुरू हुआ। वैसे उसी दिन इसका उल्लंघन भी हुआ, लेकिन अब एलओसी पर शांति है। हिंदुस्तान की तरफ से तीनों ही सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में साधे गए टारगेट के बारे में जानकारी दी गई। तो पाकिस्तान की तरफ से भी वहां की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लड़ाई में क्या हासिल हुआ इसे बताया। हिंदुस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि सीमा पर हमले बंद किए जाएं, जिसे हमने स्वीकार कर लिया और अब पाकिस्तान की तरफ से अगर हमला हुआ तो उसे जवाब दिया जाएगा। इस बीच भारत ने एलओसी के करीब बने 32 एयरपोर्ट जिन्हें बंद कर दिया गया था, एक बार फिर से उन्हें खोल दिया गया है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में बंद की गई रेल सेवा भी बहाल कर दी गई है। इसके बाद दोनों ही देशों के डीजीएमओ के बीच आज एक बार फिर से बातचीत होनी है। पहले ये बातचीत 12 बजे होनी थी, लेकिन अंतिम समय पर बातचीत का समय बदल दिया गया। अब शाम को ये बातचीत होगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर के बाद डीजीएमओ स्तर की ये पहली बातचीत है, जिसमें संघर्ष विराम को जारी रखने पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत से पहले पीएम मोदी ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना चीफ शामिल हुए। बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव चला, जिसमें अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद सीजफायर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस सीजफायर की जानकारी दी। उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्वीट कर इसे कंफर्म किया और हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी सीजफायर का ऐलान किया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि 12 मई को 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत अब शाम को हो रही है। इस बीच पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने युद्ध को लेकर कहा कि युद्ध या हिंसा वो आखिरी चीज होनी चाहिए जिसका हमें सहारा लेना चाहिए। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। युद्ध हम पर नासमझ लोगों द्वारा थोपा जाएगा, लेकिन हमें इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि हमने पूर्ण युद्ध क्यों नहीं किया। एक सैन्य व्यक्ति के रूप में अगर आदेश दिया जाता है तो मैं युद्ध में जाऊंगा, लेकिन ये मेरी पहली पसंद नहीं होगी। वैसे इस युद्ध में भारतीय सेना ने दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा आतंकी, 40 पाकिस्तानी सैनिक और सैन्य अधिकारी और उनके फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तान के अधिकांश एयरबेस तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाई, जबकि हिंदुस्तानी सेना को जो भी टारगेट दिए गए थे हमने वो सभी हिट किए। इस बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई सीजफायर पर कैथोलिक चर्च के नए पोप लियो 14 का भी बयान आया है। उन्होंने खुशी जताई और उम्मीद की
कि यह कदम दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच स्थायी शांति लेकर आएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हमले की। तो एक तरफ हिंदुस्तान के साथ संघर्ष और दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों के हमले। बीते हफ्ते पाकिस्तान को दोनों ही मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि हिंदुस्तान के साथ फिलहाल तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पर बलूच विद्रोहियों के हमले अब भी जारी हैं। और अब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर 51 से ज्यादा जगहों पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हमले वाली जगह को बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड बताया है। और वो यही नहीं रुके, उनकी तरफ से बयान जारी कर चेतावनी भी दी गई कि दक्षिण एशिया में नया आदेश अनिवार्य हो गया है और क्षेत्र में बड़े बदलाव होने वाले हैं। दरअसल बीएलए लंबे वक्त से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है और हाल ही में एक बलूच लेखक मीर यार ने तो बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा भी कर दी थी और संयुक्त राष्ट्र से उन्हें एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की अपील की थी और हिंदुस्तान से भी आग्रह किया था कि दिल्ली में एक एम्बेसी खोली जाए। इस दौरान बलूच विद्रोहियों ने कई घरों पर पाकिस्तान के झंडे हटाकर अपने झंडे लगा दिए थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष को लेकर भी बलूचों की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीएलए ने दुनिया से, खास तौर पर हिंदुस्तान से, पाकिस्तान के आतंकवाद को रोकने और परमाणु खतरों को रोकने की कोशिशों का समर्थन करने की गुजारिश की है। इस बीच ईरान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ ने हिंदुस्तान से बड़ी मांग कर दी है। बीएलएफ के कमांडर ने पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सेना से लड़ना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और बलूच लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि ईरान और अफगानिस्तान को भी हमारी मदद करनी चाहिए। पड़ोसी देश होने के नाते इन तीनों देशों का मदद करने का हक बनता है। बीएलएफ का कहना है कि हिंदुस्तान भले ही उनकी ज्यादा मदद ना करे, लेकिन कम से कम वही बंदूकें उन्हें दे दे जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान से छीनी गई हैं। बीएलएफ ने कहा कि हिंदुस्तान बस इतना काम कर दे कि जो 93,000 बंदूकें उन्होंने सरेंडर के वक्त पाकिस्तानियों से छीनी थी, वही बंदूकें हमें 10-10 गोलियों के साथ दे दे। इनसे ही हम दिखाते हैं कि पाकिस्तान को कैसे ठीक किया जाता है। हमें बलूचिस्तान की आजादी के लिए किसी मिसाइल या परमाणु बम की जरूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान इस पर क्या रुख अपनाता है, ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस बात की आशंका जरूर बढ़ गई है कि अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान की आजादी की ये लड़ाई अब और तेज होने वाली है। और अब अगली खबर में बात होगी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर की। तो अमेरिका ने चीन के सामान पर 245% का टैरिफ लगाया, तो बदले में चीन ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया और साथ ही कई बहुमूल्य खनिज की अमेरिका को बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस टैरिफ वॉर के चलते दोनों देशों को नुकसान होता दिखाई दिया, लेकिन अमेरिका अपना नुकसान ज्यादा समय तक नहीं झेल पाया और ट्रंप की तरफ से बयान आने शुरू हो गए कि वो चीन के साथ बातचीत को तैयार है। और अब यह खबर आ रही है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील हो गई है, बस इसका ऐलान होना बाकी है जो किसी भी वक्त हो सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह जानकारी देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अमेरिका और चीन के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक वार्ता में अहम प्रगति हुई है। समझौते को लेकर जल्दी ही पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वहीं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर जेमिसन ग्रीन ने भी कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण था कि किसी भी तरह से फौरन दोनों देशों के बीच सहमति बने। मतभेद वैसा नहीं था जैसे कि पहले सोचा गया था। पिछले 2 दिनों में काफी चर्चा की गई और ग्राउंड वर्क पर काम किया गया है। अमेरिका का $1.2 ट्रिलियन का बड़ा व्यापार घाटा है, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय आपात का ऐलान करते हुए टैरिफ लगाया है। अब हमें विश्वास है कि जो समझौते साझेदार चीन के साथ किए गए हैं, इससे राष्ट्रीय आपातकाल से निकलने में जरूर अमेरिका को मदद मिलेगी। दरअसल चीन पहले से ही बातचीत में टैरिफ कम करने की मांग कर रहा था। ट्रंप ने भी इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि चीन पर 80% टैरिफ ठीक रहेगा, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप 80% या उसके आसपास तक ही चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम करने के मूड में है। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अमेरिका और चीन में हुई ये डील किस तरह की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। तो रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे युद्ध में अब एक नया मोड़ आने की संभावना है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बातचीत करने को तैयार हैं। ये मुलाकात गुरुवार यानी 15 मई को हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेता आमने सामने बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की जड़ों की अगर बात करें तो ये लंबे समय से चली आ रही हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से दोनों ही देशों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण सैन्य हमला शुरू किया, जिसे रूस विशेष सैन्य अभियान कहता रहा है। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। यूक्रेन का कहना है कि वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर रहा है, जबकि रूस का दावा है कि वो अपने हितों और रूसी भाषी आबादी की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें भी तेज हुई हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं ने 30 दिन के संघर्ष विराम की अपील की थी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है। ट्रंप ने जेलेंस्की से पुतिन के बातचीत के प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार करने की सलाह दी। ट्रंप का कहना है कि पुतिन अब संघर्ष विराम से आगे बढ़कर स्थायी शांति समझौते की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन अब सीधे बातचीत करना चाहते हैं ताकि इस युद्ध में चल रहे खून खराबे पर विराम लगाया जा सके। यूक्रेन को यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि समझौते पर बात आगे बढ़े। ये मुलाकात इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच गहरे मतभेदों को सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी इस बातचीत से शांति की नई उम्मीद जगी है। और अब चलते चलते में बात करेंगे नीली आंखों वाली एक दुर्लभ जनजाति की। तो इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में बुटन द्वीप पर रहने वाली बुटन जनजाति अपनी नीली आंखों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये चमकदार नीली आंखें देखने में जादुई लगती हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन खूबसूरत आंखों के पीछे एक दुर्लभ आनुवंशिक कहानी छिपी हुई है? बुटन जनजाति के लोगों की नीली आंखें कोई जादू या विरासत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति का नतीजा है, जिसे वार्डेनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। ये स्थिति दुनिया में हर 42,000 लोगों में से केवल एक को प्रभावित करती है। ये सिंड्रोम न केवल नीली आंखों का कारण बनता है, बल्कि कभी-कभी एक आंख नीली और दूसरी भूरी भी हो सकती है। वार्डेनबर्ग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन यानी आनुवंशिक बदलाव के कारण होती है। वार्डेनबर्ग सिंड्रोम का असर सिर्फ आंखों के रंग तक ही सीमित नहीं है। ये स्थिति कई अन्य बदलाव भी ला सकती है, जैसे सुनने की क्षमता में कमी। इस सिंड्रोम से प्रभावित लोगों को आंतरिक कान की समस्याओं के कारण आंशिक या पूरी तरह बहरापन हो सकता है। बालों का रंग बदलना, कुछ लोगों के बाल सफेद या असामान्य रंग के हो सकते हैं। त्वचा पर सफेद दाग, त्वचा पर पिगमेंट की कमी के कारण सफेद धब्बे पड़ सकते हैं। बुटन जनजाति की नीली आंखें न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि ये एक आनुवंशिक चमत्कार भी है। ये सिंड्रोम पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, जिसके कारण इस जनजाति में नीली आंखों वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये म्यूटेशन हजारों साल पहले शुरू हुआ और आज भी इस समुदाय में देखा जा सकता है। बुटन जनजाति की नीली आंखें प्रकृति और विज्ञान का एक अनोखा मेल है। वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के कारण उनकी आंखें चमकदार और आकर्षक दिखती हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि सुनने में दिक्कत। फिर भी ये जनजाति अपनी अनोखी विशेषता के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी हमें बताती है कि प्रकृति कितनी विविध और रहस्यमयी हो सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।